गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो क्लासेस हुई थी उसमें हमने थर्ड यूनिट तक अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। शिकोनिन प्रोडक्शन तक हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया था। आज हम एक नई यूनिट के साथ एक नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स में हम जो कुछ टर्मिनोलॉजी पर बात करते हैं आज की क्लास में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग देखिए ये टोटली बेस्ड होती है, किससे रिलेवेंट है ये, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर हम किसी भी डीएनए के सीक्वेंस में चेंज करा करके उसके कंप्लीट जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला दें तो उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट पार्ट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो टेक्निक यूज़ की जाती है बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, इसे ही हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्रोकैरियोट्स के केस में इसका बात करना चाहते हैं। हम एग्जांपल की फॉर्म में एक प्रोकैरियोट्स को लेते हैं। हम प्रोकैरियोट्स को इसलिए रहे हैं क्योंकि उसमें सिंगल टाइप का एक डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और ज़्यादातर केसेस में हम जो वेक्टर्स हैं, जो प्लाज्मिड्स हैं, वो हमारे प्रोकैरियोट्स वाले ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सर्कुलर डीएनए लिया। इस सर्कुलर डीएनए के अंदर हम अपना डिज़ायरेबल डीएनए इंसर्ट कराते हैं। ये डिज़ायरेबल डीएनए जो है यही हमारा फॉरेन डीएनए भी है, विदेशी डीएनए से बोला जाता है, जिसको हम किसी बाहर से इंसर्ट करवाते हैं। बाहर से प्रोकैरियोट्स के डीएनए के अंदर हम इंसर्ट करवाएंगे। हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर डीएनए पर किसकी एक्टिविटी कराएंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी करवाएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी इसलिए कराई जाती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्लीवेज साइट पर कट लगा देता है। जो भी आइडेंटिफाइड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा वो इस सर्कुलर डीएनए की किसी भी क्लीवेज पैटर्न पर कट लगा देगा। जब ये कट लगाएगा तो डीएनए ये जो है ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो हम अपना डिज़ायरेबल डीएनए इसके अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। ये इंसर्शन हुआ है जब हमने अपना डिज़ायरेबल डीएनए एक प्रोकैरियोट्स के डीएनए के अंदर इंसर्ट करवाया है। तो इंसर्शन के बाद में क्योंकि हमारे डिज़ायरेबल डीएनए के भी फंक्शंस हैं, वो क्या करेगा, इसे कंट्रोल करेगा। ये जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए है उसे उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसको रोक देता है और खुद का जो है इंसर्शन एक रिकॉम्बिनेशन की फॉर्म में करवाता है। तो यहाँ पर जो हमने प्रोकैरियोट्स का डीएनए था उसमें अपना डिज़ायरेबल डीएनए इंसर्ट करवाया है। इंसर्ट करवाने के बाद में इसके कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग में चेंजेस आ गया है। चेंज इन जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया है। और ये जो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है इसमें डिज़ायरेबल डीएनए के कैरेक्टर्स भी होंगे और इसमें प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर भी प्रेजेंट होंगे। तो इस कंडीशन में ये जो डीएनए है इसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस टेक्निक को करने के बाद में बना है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। देन हम इसका क्या करवा लेंगे, क्लोनिंग करवा लेंगे, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे। इट मीन्स हम जो प्रोकैरियोट्स का जीनोम को आइसोलेट किया है, उसके बाद इंसर्शन किया, देन उसके जीनोम सीक्वेंसिंग में चेंज लाए, देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना और उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज़ बनाई हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम बेस क्या रखते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को हम बेस बनाते हैं कि हम रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करने के लिए जो टेक्निक काम में ली जाती है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी जिस फील्ड में काम में आती है उसे ही हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जैव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को काम में लेते हुए कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस में चेंज कराया जाता है, जीनोम संगठन में परिवर्तन लाया जाता है। ये कहलाता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम ये प्रोकैरियोट्स के केस में कर रहे हैं तो ये तो इस तरीके से हम कर सकते हैं।
अगर ये हायर प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में करें हैं तो हायर प्लांट्स में भी सेम हमारा जो भी प्लांट्स का डीएनए है उस प्लांट्स के डीएनए में हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट कराने के बाद में उसमें चेंजेस आ जाता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है और मॉडिफिकेशन की प्रोसेस होने के बाद एक नया जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो डीएनए बनता है और जो प्लांट्स बनेगा उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनोसिस का प्रोसेस। जो प्लांट्स बनने की प्रोसेस है उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनोसिस की प्रोसेस और जो मॉडिफाइड प्लांट्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। टोटली हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि किसी प्लांट का डीएनए हमने सेपरेट किया है, मतलब सेपरेट लिया है और उसके अंदर हमने अपना फॉरेन डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला डीएनए इंसर्ट करा करके उसकी कंप्लीट जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाए हैं। इस तरीके से जो मॉडिफाइड हमारे पास प्लांट होगा उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसजेनोसिस, ट्रांसजेनोसिस का प्रोसेस। ये सारी चेंजेस हम डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में क्यों कर रहे हैं, आपको अच्छे से याद होगा कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन के मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए माइस पर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने दो तरीके के स्ट्रैंड को लेकर के बात की थी। एक था एस थर्ड स्ट्रैंड और दूसरा था आर सेकेंड स्ट्रैंड। एस थर्ड और यानी स्मूथ वॉल वाले स्ट्रैंड थे और एक रफ जो वॉल थी वो वाले स्ट्रैंड प्रेजेंट थे। यहाँ पर स्मूथ वाले जो थे वो वायरुलेंट टाइप के थे और ये जो वायरुलेंट पार्टिकल्स थे ये माइस के अंदर निमोनिया डिजीज़ को कर रहे थे, निमोनोकोकस प्लेरोनिमोनोकोकस जो डिजीज़ है उसके कारण। हाँ, तो ये निमोनिया कर रहे थे। तो ग्रिफिथ ने यही बताया था कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है और वही उसी के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने भी अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डीएनए बेस्ड ही किया था कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेथड और हम डीएनए को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो डीएनए के कारण ही होता है, जिसके कारण वेरिएशन आते चले जाते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसके साथ आपको हार्शे और चैले का एक्सपेरिमेंट भी याद होगा कि हार्शे और चैस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में, उसने क्या किया था कि बैक्टीरियोफेज जो है हमारा, उस बैक्टीरियोफेज का आपको अच्छे से पता है कि जो हेड पार्ट होता है उसी में उसका जीनोम प्रेजेंट होता है और ये कंप्लीट हेड पार्ट जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो उन्होंने इसको रेडियो लेबल्ड एक्टिव पार्टिकल से, जिसमें उन्होंने 32 फास्फोरस को यूज़ किया था और साथ ही 35 सल्फ़र को यूज़ किया था। ये दोनों ही रेडियो लेबल्ड पार्ट हैं और इन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ में ट्रीट करवाया, इसकी एक्टिविटी बैक्टीरियोफेज के साथ में करवाई है। तो ये जो 32 फास्फोरस था, ये 32 फास्फोरस जो है वो बैक्टीरियोफेज के जीनोम पार्ट, इस डीएनए पार्ट से जाकर के अटैच्ड हुआ और जैसे ही F1 F2 जनरेशन मतलब नेक्स्ट जनरेशन आई है उसी के अंदर ये वायरुलेंट जो पार्ट है वो एक्सप्रेस हुआ। इसके साथ ही उन्होंने 35 सल्फ़र से भी उसे ट्रीट करवाया है, रेडियो एक्टिवली मार्क किया है। तो 35 सल्फ़र जो था वो इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन को रेडियो लेबल्ड करने के काम में आया और जो इसका हेड रीजन है उसके ऊपर जा कर के उसने उसको मार्क किया, क्योंकि हेड पार्ट जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो जो वायरुलेंट पार्ट था वो आगे की नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि वो किसके कारण होता है, वो जीनोम के कारण ट्रांसफ़र होता है। तो हर्शे और चैस का ये जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने 2 रेडियो लेबल्ड मार्कर्स को यूज़ किया था, एक 32 फास्फोरस था और एक 35 सल्फ़र था। फास्फोरस से जीनोम पार्ट को रेडियो लेबल्ड मार्क करवाया है और सल्फ़र से हेड रीजन यानी प्रोटीन को उन्होंने मार्क किया था। तो प्रोटीन तो हेड पोर्शन पर ही रह गया और आपको अच्छे से पता है कि जब बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड करता है तो टेल रीजन से केवल जीनोम पार्ट अंदर जाता है, हेड पार्ट जो है वो बैक्टीरियल सेल के बाहर ही रह जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो हेड पार्ट जो कि 35 सल्फ़र से रेडियो लेबल्ड मार्क था वो तो बाहर ही रह गया, जीनोम जो आया वो नॉर्मल टाइप का था। तो नेक्स्ट जो जनरेशन में बैक्टीरियोफेज फॉर्म हुए वो नॉर्मल टाइप के बैक्टीरियोफेज थे।
और जो यहाँ पर 32 फास्फोरस से लेबल्ड करवाया था, उसके अंदर जो जीनोम था उसको 32 फास्फोरस रेडियो लेबल से मार्क किया था। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ये जीनोम जो था वो होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, और उसके कारण वो आइडेंटिफाइड कर पाए कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बेस्ड था, और उसके साथ ही डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये उस कॉन्टेक्स्ट को बता रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की और रिकॉम्बिनेंट टेक्निक की, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक में जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरियल सेल का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में हम चेंज करवा करके प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स भी कौन से, डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर चेंजेस, मतलब इस बैक्टीरियम के जीनोम के अंदर हम चेंजेस करा दें, जिससे प्लांट में होने वाली जो डिज़ीज़ है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे भी आपको अच्छे से पता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो टेक्निक बेस्ड होती है, उसमें हम कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। हम किस तरीके से नई वैरायटीज़ को लेकर के आएँ, नए प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च करें, तो उसके लिए बायोटेक्निक को यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ इस केस में एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरियल सेल है, और ये एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियल सेल जो है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर जब ये इन्फेक्ट करता है, जनरली अगर ये इन्फेक्शन करेगा बैक्टीरियल सेल, तो ये एक तरीके की डिज़ीज़ कर देता है, और उस डिज़ीज़ को बोलते हैं हम क्राउन गॉल डिज़ीज़। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा प्लांट्स होते हैं डाइकॉट प्लांट्स, और डाइकॉट प्लांट्स में भी जो लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं, आपको पता है अच्छे से, लेग्यूमिनोसी फैमिली जो है उसके अंदर एक और बैक्टीरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो जिस तरीके से राइजोबियम प्लांट्स के पास में रहता है और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब सहजीविता प्रदर्शित करता है, जिसमें ये क्या करता है, राइजोबियम एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को लेता है और प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है उसको कन्वर्ट करके, और प्लांट्स में रह करके वो शेल्टर लेता है, शरण पाता है। तो यहाँ पर जो राइजोबियम का फंक्शन है उसी तरीके से, लेकिन यहाँ ये राइजोबियम तो पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा था, वो नाइट्रोजन को दे रहा था प्लांट्स को, और यहाँ पर जो हमारा बैक्टीरियल सेल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, तो ये ट्यूमिफेसेंस जो है ये सॉइल बॉर्न टाइप का बैक्टीरियल होता है। सॉइल बॉर्न का मतलब है कि सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, ज़मीन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। तो ये जब ये सॉइल के कांटेक्ट में रहता है तो ये किसी भी डाइकॉट प्लांट को अफेक्ट कर सकता है, और ये अफेक्शन जो ये अफेक्ट करता है वो अफेक्ट तब करेगा जब प्लांट में किसी भी तरीके का कोई वुंड प्रेजेंट होगा, कोई घाव होगा, किसी भी रीज़न से कोई कट वगैरह लगेगा, डैमेज हो जाएगा, तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो है वो उस वुंड रीजन से एंटर कर जाते हैं, एंटर करके उस कंप्लीट प्लांट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के साथ में कुछ इसके जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला देते हैं, जिसके कारण रूट और स्टेम के बीच का जो कनेक्टिव पार्ट होता है जो कि सॉइल सरफेस पर है, उस पार्ट पर एक गॉल का फॉर्मेशन कर देते हैं, और उस गॉल को हम कहते हैं क्राउन गॉल। और ये क्राउन गॉल डिजीज़ जो है वो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण प्लांट जो है अपनी कंप्लीट एक्टिविटीज़ को रोक देता है, रुक जाता है उसकी ग्रोथ। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम केवल डाइकॉट प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में क्यों बात कर रहे हैं, मोनोकॉट प्लांट्स में क्यों नहीं होता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि मोनोकॉट प्लांट्स जो है वो फिनॉलिक्स का सिक्रीशन नहीं करते हैं। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं फिनॉलिक्स, वो प्राइमरी जो हमारे प्राइमरी टाइप के मतलब जो मोनोकॉट प्लांट है उस मोनोकॉट प्लांट के अंदर फिनॉलिक्स का सिक्रीशन नहीं होता, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के एक्टिव होने के लिए फिनॉलिक्स ज़रूरी होता है। तो जैसे ही वुंड जो होगा वो प्लांट पे होगा तो फिनॉलिक्स सिक्रीट होता है, और वो फिनॉलिक्स जो है वो एक कीमोटैक्टिक इफेक्ट दिखाता है, जिसके कारण एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो है वो जा करके इस वुंड रीजन से एंटर करते हैं और प्लांट की सारी मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके कारण प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज़ यानी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है।
एग्रोबैक्टीरियम की 2 स्पीशीज़ है जो कि पैरासाइट इफेक्ट दिखाती है। पैरासाइट इफेक्ट मतलब ये एंटर तो उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से राइजोबियम अपना न्यूट्रिशन लेता है, ये भी अपना न्यूट्रिशन प्लांट से ही लेगा, लेकिन ये कंट्रोल कर देता है प्लांट की एक्टिविटी को, जबकि राइजोबियम प्लांट की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करता, उसे नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनेस, ये 2 एग्रोबैक्टीरियम की स्पीशीज़ है जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। हमें क्या करना होता है कि जो हम बायोटेक्निक के यूज़ कर रहे हैं उसमें हम इस क्राउन गॉल डिजीज़ का रिमूवल करवाना चाहते हैं, इसको हटवाना चाहते हैं। तो इसके रिमूवल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है इसके जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में हमें चेंज लाना पड़ेगा। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने वाला जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम वर्क क्या करता है, ये एक तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए हेल्प करता है और उसके साथ ही ये डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्टेड करता है। इन्फेक्शन करने के बाद में उसमें एक डिजीज़ फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। इसे हम रिमूव करवाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके साथ ही जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है उसका स्पेशल फीचर ये है कि ये ग्राम नेगेटिव टाइप का होता है। ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया का मतलब आपको पता होगा कि पेप्टिडोग्लाइकेन की अगर थिन लेयर प्रेजेंट होती है, एक पतली भित्ति पाई जाती है, तो वो ग्राम नेगेटिव टाइप के होते हैं। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो पेप्टिडोग्लाइकेन की लिपिड्स की थिक वॉल प्रेजेंट होती है, मोटी भित्ति पाई जाती है। इसलिए जब भी हम क्रिस्टल वॉयलेट, ग्राम स्टेनिंग आपको अच्छे से पता होगा कि जब हम क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं तो जो हमारे ग्राम पॉजिटिव वाले हैं वो पर्पल कलर शो करते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल वॉयलेट का जो स्टेन है उसको सोक कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। जबकि अल्कोहल से रिंस करने पर उसका वॉल जो है थिक वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए अपर लेयर जो है वो ही वहाँ से कलर निकलता है, बाकी अंदर वाला जो रीज़न है उस पर कलर एज इट इज़ रहता है, स्टेन ऑलरेडी रहेगा। जबकि ग्राम नेगेटिव टाइप के जो हैं वो जब सैफ्रेनिन यूज़ किया जाता है, क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ किया है, देन अल्कोहल से रिन किया, आपको अच्छे से पता है ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव का जब हमने ग्राम स्टेनिंग किया है तब आपको बताया हुआ है कि जब अल्कोहल उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, अल्कोहल से वॉश किया जाता है, तो जो आउटर लेयर क्रिस्टल वॉयलेट की होती है वो बाहर चली जाती है, वो निकल जाती है, वॉश हो जाता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि पेप्टिडोग्लाइकेन का थिन लेयर जो होता है वो तो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है और जो थिक लेयर होती है, मोटी भित्ति, वो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होती है। यही कारण है कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो पर्पल कलर क्रिस्टल वॉयलेट के कारण शो करता है, और जब काउंटर स्टेन में हम सैफ्रेनिन यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर ग्राम नेगेटिव जो रहता है वो पर्पल और रेड कलर शो करता है। तो ये ग्राम नेगेटिव टाइप का है और ये सॉइल बॉर्न स्पीशीज़ है। सॉइल बॉर्न स्पीशीज़ का मतलब कि ज़मीन में रहने वाला बैक्टीरिया है और ये सॉइल के कांटेक्ट में रह करके प्लांट्स के रूट पार्ट से लेकर के स्टेम पार्ट तक में इन्फेक्शन कर सकता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।